नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले के वीडियो में मैंने कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, लैंड और इनके बारे में बताया। अब हम हमारा अगला टॉपिक लेते हैं जो कि है सॉइल। देखिए, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। ये बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पर आपको सॉइल की दे रखी है कि द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी कि एक ग्रेनी सब्सटेंस जो होता है, ग्रेनी का मतलब हो गया कि जो ग्रो हो सके या जिसमें फर्टिलिटी हो, उस तरह का जो सब्सटेंस है जो अर्थ के ऊपर होता है और उसकी जो पतली लेयर है उसको हम नाम देते हैं सॉइल। तो कभी आपसे हो सकता है कि सॉइल की डेफिनेशन पूछे तो आपको ये डेफिनेशन उसकी लिखनी है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। और लैंड अलग है, सॉइल अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सॉइल इज़ द पार्ट ऑफ लैंड। जो सॉइल है वो लैंड का ही एक पार्ट है। और जो लैंड फॉर्म्स होती है, लैंड फॉर्म का मतलब कि किस तरह की ज़मीन वहाँ पर है, उस ज़मीन का जो टाइप है उस टाइप से ही सॉइल किस टाइप की होगी ये डिसाइड होता है। जैसे मान लीजिए डेजर्ट है एरिया है तो डेजर्ट एरिया में जो है वो बालू मिट्टी होगी, उस तरह की जो डेजर्ट वाली सैंड जैसे हम कहते हैं वो होगी। अगर कोई पथरीली ज़मीन है तो उसमें अलग तरह की सॉइल होगी। अगर कोई माउंटेनी एरिया अगर लैंड है तो उसमें अलग तरह की सॉइल होगी। तो सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। ये तीन चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर के सॉइल बनी होती है। कौन सी तीन चीज़ें? ऑर्गेनिक मैटर में जिसमें ये पेड़ पत्तियों के जो है टुकड़े, मतलब इनके पार्टिकल्स हो गए, कुछ और इस तरह के ह्यूमस जिसे हम कहते हैं वो हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक मैटर उसमें आ जाएंगे। मिनरल्स हैं क्योंकि सॉइल में मिनरल्स भी होते हैं। और जो वेदर्ड रॉक्स हैं उनसे मिलकर के सॉइल बनती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग द। और जिस प्रोसेस से सॉइल बनती है, द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज फॉर्म्ड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और अगर किसी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स इक्वल, मतलब गुड क्वांटिटी में हो, या जिस तरह का कंपोजिशन चाहिए उस तरह के कंपोजिशन में हो, जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होंगे उतनी ही ज़्यादा सॉइल क्या होगी? फर्टाइल होगी। फर्टाइल सॉइल का मतलब समझ गए आप? देखिए, हर तरह की लैंड में जो है क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो सकता, कल्टीवेशन नहीं हो सकता। लैंड के अंदर फर्टिलिटी होती है। फर्टिलिटी इन द सेंस कि हम जो फसल उगा रहे हैं, कोई भी क्रॉप हम उगा रहे हैं, तो ये देखा जाता है कि कुछ लैंड्स के ऊपर तो क्रॉप खूब अच्छी फसल, मतलब अच्छी फसल हो जाती है। कुछ एरियाज़ में अच्छा पानी और सब कुछ देने के बाद भी अच्छी फसल नहीं होती है। तो ये सब डिपेंड करता है उस सॉइल की फर्टिलिटी पे, यानी कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा फर्टिलिटी है कि वो कितना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है। अब हर मिट्टी के अंदर हर तरह की क्रॉप भी नहीं उग सकती है, अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग क्रॉप उगती है। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये चाहें कि हमारे इलाके में, जहाँ गर्म इलाका है, राजस्थान जैसे इलाके में, क्या हम एप्पल के पेड़ उगा सकते हैं? नहीं उगा सकते। उसके लिए जैसा क्लाइमेट, जैसी लैंड चाहिए वो माउंटेन एरियाज़ में ही है। तो एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश और JNK में ही होगी। तो इस तरीके से हर एरिया की अलग फर्टिलिटी होती है, अलग उसका कंपोजिशन होता है। तो इस अब अगर ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स का सही कंपोजिशन किसी भी सॉइल में होता है तो वो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगी। नेक्स्ट देखिए, लैंडस्लाइड का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अब लैंडस्लाइड की डेफिनेशन भी दे रखी है कि लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिज और अर्थ डाउन अ स्लोप। मतलब कि अर्थ के ऊपर जो मास मूवमेंट होता है रॉक्स का, जैसे मैंने आपसे बताया कि रॉक्स फिसल करके ऊपर से नीचे आ जाती है, उसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन ऑफ विथ अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। और जब अर्थ के ऊपर अर्थक्वेक आते हैं, फ्लड्स आते हैं या वॉल्केनो आते हैं तो उसी समय लैंडस्लाइड भी ज़्यादा होती है। आप देखते हैं कि जो बारिश के टाइम होता है उसमें भी लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है,
क्योंकि पानी का जो बहाव होता है, उसका जो कटाव होता है, उससे मिट्टी कट जाती है और मिट्टी कटने से फिर ये बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, पत्थर हैं, स्टोन है माउंटेन एरियाज़ में, वो स्लाइड होकर के नीचे आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द लैंडस्लाइड। ए प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल, प्रोलॉन्ग का मतलब हो गया लंबा टाइम जब बरसात का चलता रहता है तो कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। और कई बार इतना हैवी लैंडस्लाइड हो जाता है कि बड़ी बड़ी जो रॉक्स हैं वो बह कर के नीचे रिवर में आ जाती है और रिवर के फ्लो तक को वो रोक देती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग इन द हिली terrain. Landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. जब ये लैंडस्लाइड होता है तो बहुत जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, या और इस तरह के कई बार कैजुअलिटीज़ भी हो जाती है, मतलब लोग कुछ मर भी जाते हैं लैंडस्लाइड में दब करके। तो ये एक डिस्ट्रक्शन है, एक बड़ी एक तरह से नेचुरल हमारे लिए कैलमिटी है, आपदा है जिसे हम कहते हैं। ये भी लैंडस्लाइड भी एक उसी तरह का इंसिडेंट है। अब यहाँ पर एक केस स्टडी दे रखी है किसी विलेज की, इसको आप अपने बुक में आप पढ़ सकते हैं, इसको हम ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक यहाँ पर दे रखी है, देखिए मिटिगेशन मैकेनिज़्म, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कॉज लैंडस्लाइड्स। मतलब जो हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, साइंस की नॉलेज है, उससे वी आर एबल टू नो दैट व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द लैंडस्लाइड and how to manage them, and after knowing the causes of landslide we can cure the disease. That means we can solve the problem, and the problem is what? Problem is landslide, and by knowing the causes behind the landslide we can solve this problem. Some broad mitigation techniques of landslide are as follows. मिटिगेशन टेक्निक्स मीन्स कि हाउ कैन वी चेक द लैंडस्लाइड, जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसके लिए कुछ यहाँ पर टेक्निक्स दे रखी हैं। ये है, देखिए, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रोन टू लैंडस्लाइड, हैंड सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, कि जहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा होते हैं वहाँ हम कम से कम बिल्डिंग्स बनाएं जिससे कि ज़्यादा नुकसान हमारा ना हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग, देखिए आपके यहाँ पिक्चर भी दे रखी है, और इस पिक्चर में जो पहाड़ है उस पहाड़ के साथ साथ नीचे आप देख सकते हो एक वॉल बना रखी है, नीचे ये पहाड़ के साथ दीवार बनाई हुई है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। देन यू कैन सी इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड, और जिस एरियाज़ में लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है वहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगा देंगे, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कर देंगे, फॉरेस्टेशन कर देंगे, तो उससे भी क्या होगा, लैंडस्लाइड चेक हो जाएगा, रुक जाएगा। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विथ रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। एक और हम काम कर सकते हैं लैंडस्लाइड को रोकने के लिए कि ड्रेनेज कंट्रोल कर दें माउंटेन एरियाज़ में। देखिए लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, बारिश का पानी जो होता है वो लैंडस्लाइड का एक बड़ा रीज़न होता है। अगर हम पहाड़ों, उस चट्टानों के अंदर या पहाड़ों के अंदर ड्रेनेज सिस्टम लगा दें, यानी कि बड़े बड़े पाइप्स अगर हम लगा दें, तो पानी एक जगह इकट्ठा ना होकर के पाइप के थ्रू बाहर निकल के आ जाएगा, जिससे वो चट्टान में पानी नहीं रुकेगा, और जिसकी वजह से जो लैंडस्लाइड होता है वो लैंडस्लाइड नहीं होगा। that is another reason that is another way by which we can stop the landslide. तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि what do you mean by landslide and how can we check it, how can we control it, तो उसका आपको ये आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है that is about the factors of soil formation, कि soil formation के कौन कौन से फैक्टर हैं। तो देखो आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दे रखी है, इस फोटो में दे रखा है सोयल प्रोफाइल, यहाँ पर आपके सामने है सोयल प्रोफाइल। आपने किसी साइंस के चैप्टर में भी इसके बारे में हो सकता है पढ़ा हो। सोयल प्रोफाइल का मतलब जैसे आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो आपका प्रोफाइल होता है ना, जैसे बच्चे फेसबुक या व्हाट्सअप इस तरह के अकाउंट बनाते हैं आजकल हम सोशल मीडिया पे, तो हमारा एक प्रोफाइल बनता है। तो प्रोफाइल में क्या होता है, प्रोफाइल में हमारे बारे में जानकारी दी होती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट अस, कि आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी एज क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो आपको पिक्चर दिखा रखी है
दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ द सॉयल प्रोफाइल, कि सॉयल जो है वो उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे ऊपर जो दे रखा है वो है सॉयल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, कि ऊपर की जो लेयर है इसमें हमने क्या दिखाया है, इसको हम इसके अंदर हमें ह्यूमस दिखाया है। ह्यूमस आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मिट्टी के अंदर जो ऊपर मिट्टी की लेयर के ऊपर सॉयल की लेयर पर पेड़ पौधे, फूल, फ्लावर और कुछ जो इंसेक्ट्स हैं इनके मिक्स होने से जो एक लेयर बन जाती है, फर्टाइल लेयर होती है, वो ह्यूमस होता है। क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारी जो खेती होती है वो इसी लेयर में होती है, तो इसको इसलिए हमने कहा है ह्यूमस। ये इस फर्टिलिटी हमारे को प्रोवाइड करती है। दूसरा कि सब सॉयल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इसके नीचे सैंड, सिल्ट और क्ले होती है। उसके नीचे वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है, ये रॉक मटेरियल है सॉयल के ही प्रोफाइल के अंदर। और लास्ट में होती है पेरेंट रॉक, जिस मतलब पेरेंट रॉक का मतलब कि अलग अलग जो रॉक्स हैं उसमें अलग अलग तरह की मिट्टी बनेगी या बनती है। और ये जो सॉयल का फॉर्मेशन हुआ है ये लाखों सालों में हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हुआ है। तो जो बेसिक जो रॉक थी उस बेसिक रॉक के हिसाब से अलग अलग टाइप की सॉइल बनी, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया है पेरेंट रॉक। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं आगे कि द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, जिसका भी हमने जस्ट जिक्र किया कि जो मेजर फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का दैट इज नंबर 1 पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। दो मेजर फैक्टर हैं सॉइल फॉर्मेशन को इफेक्ट करने वाले, पहला हो गया पेरेंट रॉक और दूसरा हो गया क्लाइमेटिक फैक्टर्स। पेरेंट रॉक का मतलब क्या है? पेरेंट रॉक का मतलब है कि वो उस लैंड के ऊपर किस तरह की रॉक रही होगी और उस रॉक से ही फिर अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के जो प्रोसीजर हुए मिलियंस ऑफ ईयर्स में उनसे फिर सॉइल बनी, तो इसको हम कहते हैं पेरेंट रॉक। और दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स कि वहाँ पर जो है किस तरह का टेम्परेचर है, किस तरह का एल्टीट्यूड है, ठंडी है, ठंड पड़ती है या गर्मी पड़ती है, वो क्लाइमेटिक कंडीशन भी सॉइल को फॉर्मेशन को इफेक्ट करती है। अदर फैक्टर्स क्या हैं? जैसे टोपोग्राफी हो गया, जैसे मैंने आपको कहा था लैंड का जो कंपोजिशन है दैट इज कॉल्ड द टोपोग्राफी। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, जो प्लांट्स की जो पत्ती, लीव्स वगैरह हैं, कुछ और केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, वो उसका जो फॉर्मेशन है। एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, कि उस सॉइल को फॉर्म होने में कितना टाइम लगा, कितने साल लगे, वो भी एक फैक्टर है सॉइल के टाइप को डिसाइड करने वाला। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सारे फैक्टर जो है अलग अलग प्लेस में अलग अलग होते हैं। तो बेटा इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों कि व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन, एंड आई होप नाउ यू कैन राइट द आंसर कि कौन कौन से फैक्टर है। द टू मेन फैक्टर्स आर देयर, दैट इज द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और अदर फैक्टर्स क्या हैं? टोपोग्राफी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, मटेरियल है, एंड टाइम टेकन है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन। देखिए पेरेंट रॉक का मीनिंग यहाँ दे रखा है आपको, या सॉरी ये पेरेंट रॉक है डिटरमाइन। पेरेंट रॉक से क्या डिसाइड होता है? कलर होता है, टेक्सचर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिनरल कंटेंट, परमाबिलिटी, ये सारी चीज़ें पेरेंट रॉक से डिसाइड होती हैं। और इस फ्लो चार्ट में आपको एक सॉइल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो सारे दिखाए गए हैं। क्लाइमेट में क्या आ गया आपका? टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन, कि कौन सा फैक्टर सॉइल के फॉर्मेशन में क्या चीज़ इफेक्ट करता है वो यहाँ पे बताया है कि पेरेंट रॉक क्या इफेक्ट करेगी या क्या चीज़ डिसाइड करेगी। डिटरमाइंस द कलर डिसाइड करेगी कि सॉइल का कलर कौन किससे डिसाइड होता है? पेरेंट रॉक से। टेक्सचर की सॉइल की जो बनावट है ना, उसमें मोटे मतलब पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, एयर स्पेस ज़्यादा है, कम है, ये कौन डिसाइड करता है? पेरेंट रॉक। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मिनरल्स हैं, ये सब पेरेंट रॉक डिसाइड कर रही है। जो क्लाइमेट है वो क्या डिसाइड करता है? वो टेम्परेचर को डिसाइड करता है कि उस सॉइल का टेम्परेचर कितना होगा। रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन को, ये सब चीज़ें डिसाइड करती है क्लाइमेट। इसके बाद रिलीफ है, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को डिसाइड करता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि सॉइल में पानी कितनी देर तक रुक सकता है, और ये चीज़ किससे डिसाइड होती है? एल्टीट्यूड एंड स्लोप से। इसके अलावा फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। और टाइम है जो सॉइल की थिकनेस को और सॉइल के प्रोफाइल को डिसाइड करता है। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं
और इसमें ये दिखाया गया कि किस तरीके से ये फैक्टर सॉइल को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, कि सॉइल का भी क्या होता है, डिग्रेडेशन हो रहा है और हमें उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। तो डिग्रेडेशन कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे, और उस डिग्रेडेशन को रोकने के लिए हाउ कैन वी कंजर्व द सॉइल, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स, कि सॉइल के सामने, मिट्टी के सामने जो बड़ी समस्या है वो क्या है, एक तो सॉइल का इरोजन है और डिप्लीशन है। डिप्लीशन का मतलब है कि सॉइल की जो क्वालिटी है उसमें कमी आना, उसकी जो गुणवत्ता है उसका कम होना, और इरोजन का मतलब है कि मिट्टी, जैसे आप सिंपल सा आप देखिए कि जब बहुत तेज़ हवा या आंधी चलती है तो मिट्टी उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड द इरोजन। यानी कि एक जो सॉइल की लेयर है वो एक पर्टिकुलर एरिया से हट जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। और सॉइल डिप्लीशन का मतलब हो गया कि जो सॉइल में क्वालिटी है, उसकी फर्टिलिटी है, उसका कंपोजिशन है, उसका मटेरियल है, इसका हटना, इसका कम होना, ये होता है सॉइल डिप्लीशन। तो ये दो हमारे सामने मेजर चैलेंजेस हैं कि ये डे बाय डे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, और सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, ह्यूमन भी हो सकता है और नेचुरल फैक्टर भी हो सकते हैं। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, और जो फैक्टर सॉइल डिग्रेडेशन को इफेक्ट करते हैं, या वो फैक्टर जिनकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, वो कौन कौन से हैं। देखिए, डिफॉरेस्टेशन है, दीज आर द डिफॉरेस्टेशन। देन ओवर ग्रेजिंग मैंने आपको समझाया था, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, ये दीज आर द मेजर फैक्टर्स विच कॉज द सॉयल डिग्रेडेशन। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको, कि जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काट देते हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी कि जो जानवर हैं ह्यूमन के, जो वो पालता है, उनको बहुत ज़्यादा वो ग्रेज करते हैं, चराते हैं उनको, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हो रहा है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। सब मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। अब हम किस तरीके से सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं वो हम यहाँ पर कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आ गया आपका मल्चिंग। ठीक है, पहला जो फैक्टर है या तरीका है वो है मल्चिंग। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. यानी कि एक काम में कर सकते हैं कि जो प्लांट हैं उनको इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, कि बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। कि जैसे हमने पेड़ लगाए, सॉइल के ऊपर हमने पेड़ लगाए, अब दो पेड़ों के बीच में क्या होती है, थोड़ा सा स्पेस बच जाता है। उस स्पेस को हम कुछ ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर दें तो उनके स्पेस के बीच की जो मिट्टी है वो भी नहीं हटेगी। जहाँ से सॉइल ने, पेड़ ने जितने एरिया में पेड़ लगा है वो तो कवर हो ही जाएगा, और उनके बीच में जो थोड़ा बहुत एरिया बचा है उसको भी हम कवर कर दें, तो उसको हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द मल्चिंग। उसके बाद देखिए कंटोर बेरियर्स। कंटोर बेरियर क्या होता है, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटोर्स। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। अब यहाँ पर आपको, या यू कैन सी द पिक्चर, some pictures, some methods which are used to conserve the soil। तो जो दूसरा हमने यहाँ देखा है कंटोर बैरियर है, कि जो स्टोन है या ग्रास है, soil are used to build barriers along contours। तो ये soil को हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, कि मिट्टी जो है वो किससे, आप कह सकते हैं कि मिट्टी किससे इरोजन होता है, मिट्टी का इरोजन होता है आपके पानी से, वाटर से। तो वाटर से जब मिट्टी का इरोजन होता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ बैरियर लगा सकते हैं। ठीक है, तो उस जो बैरियर हम लगाएंगे उससे भी क्या होगा, उससे हमारा जो मिट्टी का डिग्रेडेशन है वो डिग्रेडेशन क्या हो सकता है, रुक सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है? रॉक्स आर पिल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। कि हम टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, रॉक डैम की जो छोटे छोटे डैम हम बना देते हैं। डैम का मतलब है कि जो पानी फ्लो हो रहा है उस पानी को फ्लो होने से रोकने के लिए छोटी छोटी दीवारें हमने रोक दी, बना दी। तो उससे क्या होगा, जो तेज़ पानी का फ्लो होता है उस तेज़ पानी के फ्लो की वजह से अगर मिट्टी कट रही है, वो मिट्टी का जो कटाव है या जो इरोजन है वो रुक जाएगा। ये एक तरीका है। उसके बाद देखिए आप टेरेंस फार्मिंग। टेरेंस फार्मिंग एक तरीका है जिससे हम सोयल जो इरोजन है या लैंड डिग्रेडेशन है उसको रोक सकते हैं। कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स टू और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. तो देखिए टेरेस फार्मिंग कहीं आपके ये देखिए दे रखी है, टेरेस फार्मिंग का एक पिक्चर आपको दे रखा है। तो फिगर नंबर 2.5 आप देख सकते हो, ये टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग का मतलब हो गया कि एक तरह से स्लोप के एरिया में हमने क्या करा, यहाँ पर फार्मिंग की है। इसको हम एक तरह से सीढ़ी नुमा खेती भी कह सकते हैं कि अलग अलग जो पहाड़ों पर स्लोप होते हैं उसमें अलग अलग एरिया में हमने क्या कर दिया, फार्मिंग कर दी। इससे पानी क्या होगा, एकदम से नीचे नहीं बहेगा, वो रुक रुक के आएगा। और जब रुक रुक के पानी आएगा तो लैंड जो है डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का या लैंड स्लाइड हो जाती है, वो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा एक हमारे पास तरीका है दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। कि हम अलग अलग तरह की क्रॉप लगाते हैं अलग अलग एरिया में। सपोज करिए कि जैसे 1 हेक्टेयर का खेत है, उस 1 हेक्टेयर के खेत में आधे हेक्टेयर में हमने राइस लगा दिया, आधे हेक्टेयर में हमने ग्रेम लगा दिया, चना लगा दिया, और वो भी अलग अलग टाइम पर। एक टाइम में हमने चना लगाया, एक टाइम पर हमने जो है वो चावल लगाया। इससे क्या होगा कि जो पानी से मिट्टी बहती है वो पानी से मिट्टी बहना रुक जाएगी। तो ये भी एक तरीका है, इसको हमने नाम दिया है इंटरक्रॉपिंग। नेक्स्ट है आपका कंटोर प्लॉगिंग। कंटोर प्लॉगिंग का मतलब ये है कि प्लॉगिंग पैरेलल टू द कंटोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो देखिए कंटोर प्लॉगिंग ये आपको यहाँ दिख रखी है, ये इस तरीके से। ये भी एक तरह के टेरेस फार्मिंग जैसा ही कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंटोर प्लॉगिंग कर रहे हैं। प्लॉगिंग का मतलब वही आपके फार्मिंग हो गया। तो ये एक टेरेस फार्मिंग के जैसे ही खेती है जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, पानी का जो स्लोप आता है, और ये कंटोर फार्मिंग की जाती है हिली एरियाज़ में जिससे कि वाटर का फ्लो क्या हो जाए, रुक जाए। तो ये एक तरीका हुआ। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या है कि इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। कि एक लाइन से बहुत सारे प्लांट्स हम क्या करते हैं, जो खेत है या जंगल है उसके चारों तरफ हमने लाइन से पेड़ लगा दिए। तो इससे 2 फायदे होते हैं कि एक तो मिट्टी में पकड़ आ जाती है, दूसरा अगर मिट्टी उड़ती भी है तो जो प्लांट्स की एक रो है उस रो की वजह से वो मिट्टी वहीं रुक जाती है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, लैंड का कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट वाटर। तो वाटर इज़ ए वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर को हम कौन सा रिसोर्स मानते हैं, इट इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स। की क्योंकि वाटर क्या हो जाता है, वापस हमारे को मिल जाता है। हमने वाटर यूज़ किया, बारिश हुई, बारिश से पानी वापस ज़मीन में गया, उससे वापस हमारे को ये पानी मिल गया, या नदी से रिवर से पानी मिलता रहता है। तो ये वाटर इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet। और पूरा जो अर्थ है हम जानते हैं कि हम अर्थ को कौन सा प्लेनेट बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि 3/4 हमारा जो अर्थ का पार्ट है ये वाटर से कवर है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। और ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले जब लाइफ इस अर्थ पर शुरू हुई तो वो पानी में ही शुरू हुई। Even today, the ocean cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life। और आप जानते हैं कि ओशंस के अंदर रिच वैरायटी ऑफ एनिमल और प्लांट्स की होती है। बहुत सारे जानवर भी होते हैं, बहुत सारे प्लांट भी होते हैं ओशंस के अंदर।
द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। आप हम सब जानते हैं कि पानी जो होता है ओशन का वो पीने लायक नहीं होता, सलाइन होता है। दे आर नॉट दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली अबाउट 2.7%। देखिए जो फ्रेश वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो केवल 2.7% है, और नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन द अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। और इसका भी जो मैक्सिमम पार्ट है वो ग्लेशियर्स जो होती है, बर्फ़ के जो ग्लेशियर हैं वो जो पिघलते हैं, उनके पिघलने से ही हमारे को ये पानी मिलता है, मैक्सिमम जो पार्ट है। तो जैसे बारिश होती है उसका भी पानी आता है, लेकिन नदियों में बहुत सारा जो पानी आता है वो ग्लेशियर से आता है। आपने सुना होगा कि जो गंगा नदी है इसका ग्लेशियर कहाँ है, गंगोत्री में है। तो गंगोत्री में एक बहुत बड़ा पहाड़ है बर्फ़ का, और ये बर्फ़ के पहाड़ से जब पानी बर्फ़ पिघलती है तो वही पानी नीचे आकर के नदी में मिल जाता है। तो व्हाट कैन वी से कि द मेजर सोर्स ऑफ वाटर इज़ द ग्लेशियर। Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available and fit for human use. अब देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि पूरे पृथ्वी पर केवल 1% वाटर है जो हम क्या करते हैं, हमारे लिए अवेलेबल है और ह्यूमन यूज़ के लिए है। It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere। और ये किस फॉर्म में है, ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, सरफेस वाटर की फॉर्म में है। सरफेस वाटर जो रिवर है, लेक्स है, इनके अंदर जो पानी होता है उसकी फॉर्म में है, और वाटर वेपर की फॉर्म में है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रिसाइज सब्सटेंस ऑन अर्थ। हम पानी को हम बर्बाद करते हैं या पानी की हम वैल्यू नहीं समझते, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा एक प्रीशियस का मतलब होता है वैल्यूएबल, जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत हो, वो ये सब्सटेंस है। एंड वाटर कैन नेदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। हम इसको निकाल नहीं सकते, हम इसको जोड़ नहीं सकते। जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का वो कांस्टेंट रहेगा। इट्स एब्यूंडेंस का मतलब होता है बहुत बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी है उसमें मिलना। तो इट्स एब्यूंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कंस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये जो 2-3 प्रोसेस होते हैं, इवेपोरेशन का, प्रिसिपिटेशन का एंड रन ऑफ का, इसकी वजह से, जिसे हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, इसकी वजह से पानी क्या होता है, वापस आता रहता है और चला जाता है। दिस एज यू ऑलरेडी नोन एज अ रेफर टू एज द वाटर साइकिल। तो व्हाट कैन वी से कि जो मेन क्वांटिटी है वाटर की तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन अलग अलग प्लेस पर वाटर का जो लेवल है, वाटर की जो क्वांटिटी अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। Human use huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industry, electricity through reservoirs of the dams are the other uses. तो ये बहुत सारे वाटर के यूज़ हैं। क्या में आता है काम, एग्रीकल्चर में आता है, हमारी डे टू डे लाइफ में वाटर काम आता ही है, इंडस्ट्रीज़ में आता है, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये सारे वाटर के यूज़ हैं। अब आप और हम सब जानते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो जो वाटर की, फूड की डिमांड बढ़ती जा रही है। फूड की डिमांड बढ़ने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ज़्यादा खेती कर रहे हैं। ज़्यादा एग्रीकल्चर की वजह से वहाँ पर भी पानी की डिमांड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन हो रहा है, बड़े बड़े शहर बस रहे हैं, वहाँ पर पानी ज़्यादा चाहिए। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स लैंडिंग to the shortage in supply of fresh water either due to drying up of water sources or water pollution। और क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लोगों की जो हैबिट्स हैं, लोगों की जो लिविंग स्टाइल है वो भी चेंज हो रही है। नाउ दे नीड लॉट ऑफ वाटर। कि आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होते हैं। अब स्विमिंग पूल में पानी डल रहा है, इतना सारा पानी वेस्टेज जा रहा है। तो ये सारे वजह से, इन सब कारणों से क्या होता है, वाटर की शॉर्टेज हमारे सामने हो रही है। अब आप देख सकते हो कि एक सिंपल सा आपको दिया है कि एक अर्बन जो इंडियन है वो एक दिन में 150 लीटर जो है पानी का यूज़ करता है। वो किस किस में किस काम में करता है वो आपके सामने लिस्ट दे रखी है। तो इस तरीके से वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमें इसको क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। वी शुड प्रोटेक्ट द वाटर। बाकी का बच्चों जो चैप्टर है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो एक वीडियो में इसको करना पॉसिबल नहीं है। सो तब तक के लिए थैंक्स। और आप मेरे ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।